हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस लेक्चर में जो कि हमारा 30 डेज 40 मार्क्स टारगेट वाला जो लेक्चर चल रहा है, इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने सिलेबस ऑफ इंपैक्ट ऑफ जेट को मैंने खत्म किया था। ठीक है, जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, जो भी आप क्वेश्चंस उसमें उस रिलेटेड आप लोग बना सकते थे, उन सबके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। और मैंने ये भी कहा था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग फ्लो थ्रू पाइप्स, यानी कि आज जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो ये वाला चैप्टर रहेगा। ओके, नाउ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली मेरा क्लास देख रहे हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि फ्लूइड का लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी है, वो चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ नया चैप्टर आता जा रहा है। तो देखिए, जो सबसे पहला दिन था, जब मैं सबसे पहला लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आया था, तो मैंने वहां पर बताया था कि फ्लूइड का सिलेबस काफी बड़ा है। ठीक है, काफी लेंदी सिलेबस रहता है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है फ्रेंड्स, 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ओके, 7 to 8 मार्क्स से आपके सवाल पूछे जाते हैं, बट इस 7 to 8 मार्क्स को पढ़ने के लिए बहुत सारा सिलेबस हमको कवर करना पड़ता है। ठीक है, और मैंने शुरू में यह भी बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपका लेंदी जरूर है, बट एज अ सब्जेक्ट इट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, कंपेयर टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, बट जब आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअलिटी पे जाते हैं ना, तो वहां पर क्वेश्चन काफी टफ हो जाते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा भी होगा कि अपार्ट फ्रॉम आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन या कुछ न्यूमेरिकल्स के अलावा कोई भी इसमें इतना ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा था। ठीक है, बहुत सारी चीजें डायरेक्टली थी। अगर मैंने कोई फॉर्मूला आप लोगों को पता है तो उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन था। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, ऑल्दो जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बहुत टफ होते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बट ओवरऑल एज अ सब्जेक्ट, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स को कॉन्सेप्ट वाइज सारा, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर करते जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस चलता जा रहा है, ऑलरेडी 23 लेक्चर्स आ चुके हैं, 23-24 अप्रोक्सीमेटली, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 35 to 37 लेक्चर्स तक ये जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका मतलब 1 वीक का टाइम मुझे चाहिए, क्योंकि 1 वीक में और 13 to 14 लेक्चर्स होंगे, तो मैं उसमें सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जब जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत आसानी होगी बनाने में। लेकिन देखिए, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो सारा चीज इंपॉर्टेंट है। उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन या तो आ चुका है, या तो अगर प्रोबेबिलिटी बनती है तो आएगा, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। ठीक है, वैसे भी क्रैश कोर्स में हम बहुत ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकते, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, लिमिट को क्रॉस करने का मतलब है कि अगर आप 6 घंटा पढ़ सकते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो इस आखिरी मोमेंट पे हमें उसे क्रॉस नहीं करना है। अभी हमें हमारी लिमिट में रह के जितना बन सके उतना तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर लेक्चर में आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें किया करूं। ठीक है, ताकि आप लोग क्या हो सके, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहे और आप लोगों को ऐसा ना लगे कि चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। चीजें खत्म होंगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, अब यहां पर जो फ्लो थ्रू पाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है, देखिए, जैसे ही डायनामिक्स पार्ट मेरा खत्म हुआ, तो डायनामिक्स पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, डायनामिक्स पार्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। जब हम बर्नौलीज इक्वेशन को पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने ये समझाया था कि हम किसी भी तरह के हेड लॉस को कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि हम क्या है, वहां पर इनविसिड फ्लो को मान के चलते हैं। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो वहां पर क्या हो रहा था, हेड लॉस की वैल्यूज आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दी जा रही थी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब हम बर्नौलीज इक्वेशन कर रहे थे, बर्नौली इक्वेशन क्या था आपका, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, प्लस z, ये आपका क्या होता था, कांस्टेंट होता था। इसे क्या किया मैंने, इसे मैंने डिराइव कराया। ठीक है, डिराइव कराते समय मैंने क्या बोला था कि भाई इसमें जो मेरा फ्लो होता है, या फिर मेरा जो फ्लूइड होता है, ठीक है, मेरा जो आप लोगों का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो फ्लूइड होता है आपका, फ्लूइड आपका इनविसिड होता है। क्या होता है, इनविसिड होता है। लेकिन
जब हम न्यूमेरिकल्स देख रहे थे तो न्यूमेरिकल्स में तो धड़ल्ले से आपसे हेड लॉस दे दिया जाता था, है ना, हेड लॉस की वैल्यू पूछ ली जाती थी, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता था, ठीक है। हम जब वेंचुरी मीटर पढ़ते थे तो हम वहां पर भी कुछ लॉसेस को कंसीडर करते थे, इसीलिए तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू या कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू को हम क्या करते थे, हम पढ़ते थे। हम वेंचुरी मीटर पढ़ते थे तो हम डिस्चार्ज की वैल्यू को क्या लेते थे, CD A1 A0 अंडर रूट 2GH, या फिर इसको A2 लिख दीजिए, अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और इस मीटर में ये A0 हो जाता था, ठीक है। जब हम पिटॉट ट्यूब के लिए वेलोसिटी निकालते थे तो ये क्या आ जाता था, CV अंडर रूट 2GH, ठीक है। तो यहां पर जब हम ये सब चीजों को पढ़ते थे ना फ्रेंड्स, तो यहां पर हम देखते थे कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू या कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू, ये सब हमें क्यों दी जाती थी, ये सब हमें इसलिए दिया जाता था क्योंकि फ्लो के दौरान जो भी लॉस है उसे हमें क्या करना पड़ता था, कंसिडर करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, वहां पर क्या था, वहां पर जो भी हेड लॉस की वैल्यूज होती थी, ठीक है, वो सारी वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया जाता था, और उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन में आपको वैल्यू डाल के डायरेक्टली फिर वेलोसिटी, प्रेशर, ठीक है, ये सब की वैल्यूज आपसे पूछी जाती थी। यहां पर इस चैप्टर में फ्लो थ्रू पाइप्स में क्या है, आप लोगों को ये हेड लॉस की वैल्यू को न्यूमेरिकली निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हेड लॉस क्या होता है, हेड लॉस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। हेड लॉस आपके मेजर कारणों से भी हो सकते हैं, माइनर कारणों से भी हो सकते हैं, जिसे हम मेजर लॉसेस कहते हैं, माइनर लॉसेस कहते हैं। तो ये सारे जो लॉसेस को हम कंसीडर करते हैं ना फ्रेंड्स, तो इन्हें भी क्या करना पड़ता है, इन्हें भी हमें अब रीड करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू को अब हमें न्यूमेरिकली निकालना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यूज हम निकालेंगे, इसी के बारे में जो स्टडी होती है वो हमारी किस में की जाती है, फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए की जाएगी। तो सबसे पहली बात यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं यहां पर फ्लो थ्रू पाइप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं फ्लो थ्रू पाइप्स की बात कर रहा हूं, फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है, तो एकदम काम की बात है, आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, नो टाइम वेस्टेज। काम की बातें ये रहेंगी कि भाई पहली बात तो आपका फ्लूइड फ्लो के कंडीशन में है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो के कंडीशन में है। फ्लूइड फ्लो के कंडीशन में भाई अगर मैं पाइप्स की बात कर रहा हूं तो पाइप में हम क्यों यूज करते हैं, पाइप को हम फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो यूज करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, अगर फ्लूइड मेरा फ्लो हो रहा है तो यहां पर हम हेड लॉस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हेड लॉस इज कैलकुलेटेड। यहां पर आपको हेड लॉस डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास कितने हेड लॉस होते हैं, यहां पर हमारे पास जनरली 2 टाइप्स ऑफ लॉसेज होते हैं, यहां पर हमारे पास जनरली 2 टाइप्स ऑफ लॉसेज होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लॉसेज क्या होते हैं, ठीक है, ये हमारा 2 टाइप्स ऑफ लॉसेज होता है, एक हमारा होता है मेजर लॉस, एक हमारा होता है मेजर लॉस, और दूसरा हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरा हमारा होता है माइनर लॉस, ठीक है। तो एक डील हम कर रहे हैं मेजर लॉस के लिए, एक डील हम कर रहे हैं माइनर लॉस के लिए, ओके। नाउ यहां पर थोड़ा समझिए, यहां पर थोड़ा एक चीजों को और समझना पड़ेगा, ठीक है, कि यहां पर जो हम लॉसेस की वैल्यूज को भी कैलकुलेट करने वाले हैं, मैं बताऊंगा एक एक करके कि मेजर लॉस कौन सा है आपका, माइनर लॉस कौन सा है। तो यहां पर जो भी चीज हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो सारी की सारी क्या है, विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन ही हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहां पर जो वर्किंग प्रिंसिपल चलेगा हमारा, द मेन वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, द मेन वर्किंग प्रिंसिपल, द मेन वर्किंग प्रिंसिपल विल बी बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। यहां पे हमारा मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, बर्नौलीज इक्वेशन होगा, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो इस लॉसेस को कंसीडर करने से भी पहले मैं क्या कर रहा हूं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो फ्लो हो रहा है, हमारा फ्लो किस में हो रहा है, पाइप्स में हो रहा है, हमारा फ्लो क्या हो रहा है, पाइप्स में हो रहा है। और जब हमने पहली बार फ्लो के बारे में पढ़ाई किया था तो वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, वो क्या कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था द कॉन्सेप्ट ऑफ लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था लेमिनार एंड फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, मैं इसको दोबारा फिर से डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है, मतलब मैं समझा देता हूं पर लिखूंगा नहीं यहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई आपका फ्लूइड है तो फ्लूइड के बीच में आपस में क्या होता है, लेयर्स होता है। अगर फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं अपने ही लेयर पे क्या करें, ट्रेवल करें, ठीक है, अपने ही लेयर पे वो क्या करें, ट्रेवल करें, और ये क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो आपका, ठीक है, जो लेयर से आपस में पैरेलली एक दूसरे के ऊपर ट्रेवल करे, किसी भी तरह का फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, और कोई भी एडिस फॉर्मेशन ना हो, तो इस टाइप का जो फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं।
लेकिन अगर मैं टर्बुलेंट फ्लो की बात करता हूं तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि आपका जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, जिगजैग डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। जो फ्लूइड के लेयर्स है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलली नहीं होते, उनमें एडिस फॉर्मेशन होता है, उसमें फ्रिक्शन लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं ये किसी फ्लो के लिए ये समझना चाहता हूं कि आपका जो फ्लो है वो लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, तो उसके लिए एक पैरामीटर होता है जिसे हमें डिफाइन करना पड़ता है, एंड द पैरामीटर इज नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर, एंड द पैरामीटर इज नोन एज द रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, क्या पैरामीटर होता है आपका, रेनॉल्ड्स नंबर होता है। चलो भाई, क्या होता है ये रेनॉल्ड्स नंबर? देखिए, अगर किसी फ्लो के दौरान मुझे ये बताना है कि फ्लो मेरा लेमिनार है या मेरा फ्लो टर्बुलेंट है, तो वहां पर मुझे उसके रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरा फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, ये मुझे पाइप के लिए बताना। अब यहां पर पाइप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जब हम पाइप्स की बात करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो मेरा लेमिनार है या टर्बुलेंट है, तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना पड़ता है। और जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर, इसे हम आरई से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स, inertia force to viscous force, inertia force to viscous force of the fluid, ठीक है। मतलब रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो हमारे जनरली जो दो टर्म्स होते हैं उसका रेशियो होता है, और वो दो टर्म्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला टर्म होता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये मेरा होता है इनर्शिया फोर्स, ये मेरा होता है इनर्शिया फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, विस्कस फोर्स, ठीक है, या फिर जो हम कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स, तो इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, विस्कस फोर्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है साइंटिस्ट लोगों की। ठीक है, अच्छा फार्मूला देके गए, बस फार्मूला बढ़ा के चलते चले गए। कभी कभी मुझे भी ऐसा फील होता था कितना सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, मजा आएगा पढ़ने में, मैं समझा रहा हूं ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लिखवाऊंगा यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला। क्यों नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि इसी की तरह बहुत सारे नंबर्स होते हैं, एक फ्रॉड्स नंबर होता है, एक वेबर्स नंबर होता है, एक यूलर्स नंबर होता है, एक मैक नंबर होता है, ऐसे करके ना 3-4 नंबर्स होते हैं, तो उनका फॉर्मूला भी कुछ इसी टाइप से दिया जाता है। तो अगर आप रेनॉल्ड्स नंबर का बेसिक समझ जाएंगे तो फिर वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं जो फ्लूइड्स में यूज होते हैं उसको समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि भाई जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का। अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स क्या होता है, तो यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इनर्शिया फोर्स क्या होता है भाई, जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया जो बताया था उसने, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी है वो अपने रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी है वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है या कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस किसी बॉडी पर लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, क्यों, क्योंकि यहां पर ये फोर्स लिखा है। ठीक है, तो फोर्स के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इनर्शिया फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यही तो हमारा होता है ना, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो यहां पर इनर्शिया फोर्स, ठीक है, इसको मैं Fi से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड। यहां पर मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, यहां पर मैं फ्लूइड्स के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं ये फ्लूइड के लिए बात कर रहा हूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं, मास को मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, मास को मैंने क्या लिख दिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी एरिया बोल रहा हूं मैं, सॉरी आई एम सो सॉरी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, आप लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैं इसको सिंपल वे में लिख रहा हूं। मैं मान के चलता हूं मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दैट आई कैन राइट वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहां पर भी मैं v लिख सकता था, लेकिन एक वॉल्यूम है एक वेलोसिटी है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं इस टर्म को पूरा लिख दे रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं रो इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूं ऐसे।
ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, सो यहां पर वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट ही तो होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। जैसे मास अपॉन टाइम क्या होता है, मास फ्लो रेट। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी रेट जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, जिसे हम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो मेरा वेलोसिटी हो जाता है। वैसे अगर मैं वॉल्यूम अपॉन टाइम करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट। यही मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट। यही मेरा होगा कि नहीं होगा जी, यही होगा। तो अगर ये मेरा वॉल्यूम फ्लो रेट है तो वॉल्यूम फ्लो रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू क्यू इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब जो ये डिस्चार्ज होता है या फिर जो वॉल्यूम फ्लो रेट जिसे हम डिस्चार्ज भी कहते हैं, उसकी वेलोसिटी क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है। तो चलो भाई इसमें यहां पर इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो एफ आई की वैल्यू क्या हो गई, रो ए वी इंटू वी। ये क्या हो गया, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो यहां पर इनर्शिया फोर्स की मुझे वैल्यू मिल गई, दिस इज रो ए वी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब यहां पर दूसरा फोर्स कौन सा है मेरा, दूसरा यहां पर है मेरा विस्कस फोर्स। तो चलिए विस्कस फोर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। विस्कस फोर्स क्या होता है यार, विस्कस फोर्स तो होता है आपका फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। तो ये हमको पढ़ा है ना, विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, और हमने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से क्या पढ़ा है कि भाई जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और वेलोसिटी प्रोफाइल के मैंने कॉन्सेप्ट से ये भी समझाया था कि टाउ की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू वी बाय एल। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अगर मैं बहुत ही छोटे सेक्शन की बात करूं तो वहां पर एक्चुअली ये जो प्रोफाइल होता है डी यू बाई डी वाई का, मैंने बताया था कैसा होता है, ये पैराबोलिक नेचर का होता है। लेकिन अगर मैं बहुत छोटे सेक्शन के लिए बात करूं तो उस बहुत छोटे सेक्शन के लिए मैं वेलोसिटी प्रोफाइल को लीनियर एज्यूम करके चल सकता हूं, और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू वी बाय एल। होती है नहीं होती है, होती है ना। तो ठीक है भाई, तो यहां पर टाउ की वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूं, म्यू वी बाय एल। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, टाउ वी बाय एल, सॉरी म्यू वी बाय एल, म्यू वी बाय एल इंटू एरिया। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, ये मेरी विस्कस फोर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो मेरे पास इनर्शिया फोर्स की भी वैल्यू मिल गई, मेरे पास विस्कस फोर्स की भी वैल्यू मिल गई। तो मैं अब क्या कर सकता हूं, रेनॉल्ड्स नंबर के वैल्यू के लिए लिख सकता हूं। तो चलो भाई, रेनॉल्ड्स नंबर मैंने क्या लिखा था, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू वी ए बाय एल। ठीक है, यहां से हम क्या क्या काट सकते हैं, क्या क्या काट सकते हैं, हम एरिया को काट सकते हैं। ठीक है, एक वेलोसिटी और यहां से ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा लास्ट में, मेरे पास रेनॉल्ड्स नंबर बचेगा रो वी एल बाय म्यू। ठीक है, जहां पर क्या होता है, रो क्या होता है आपका, रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो आपका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, रो आपका होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। दूसरा क्या होता है, v होता है, v आपका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लो या फिर फ्लूइड लिख सकते हैं। l आपका होता है लेंथ ऑफ द पाइप, l क्या होता है, लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, और आपका जो म्यू होता है वो क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी होता है। म्यू क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी होता है। ठीक है, नाउ यहां पर जनरली जो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये जनरली हम प्लेट्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, प्लेट्स के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को पाइप के लिए यूज करना चाहूंगा, पाइप के लिए अगर मैं इसको यूज करना चाहूंगा तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी बाय म्यू, जहां पर डी आपका क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा डायामीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, ये जो डी हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ पाइप। तो यहां पर जो मुझे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, रो इंटू वी इंटू डी बाय म्यू फॉर पाइप्स। और एक्चुअली में ये क्या होता है, ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का। और क्यों इसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर मेरा फ्लो लेमिनार या विस्कस टर्बुलेंट है तो वो मैं किसकी मदद से बता सकता हूं, वो मैं रेनॉल्ड्स नंबर की मदद से डेफिनेटली बता सकता हूं। तो फॉर द केस ऑफ पाइप्स, तो अगर मैं पाइप्स की बात करूं यहां पे, अगर मैं यहां पर पाइप्स की बात करूं तो पाइप्स के केस में क्या होगा, पाइप के केस में आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा अगर वो लेस देन 2000 होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा,
अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 होगा, मैं प्लेट के लिए बाद में बताऊंगा, कब बताऊंगा, जब बाउंड्री लेयर थ्योरी को करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है, फॉर किसके लिए बाबा, फॉर आपका प्लेट्स के लिए, सॉरी फॉर पाइप्स के लिए, तो ये जो मेरा फ्लो होगा, ये फ्लो मेरा कैसा होगा, लेमिनार फ्लो, ठीक है। मतलब आपको एक फ्लो दिया है, आपको पाइप दिया, पाइप में कोई फ्लो की वैल्यू दी गई है, वेलोसिटी दी गई है, डायमीटर दी गई है, विस्कोसिटी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो वहां पर अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर आपने कैलकुलेट किया और वो 2000 से कम आ रहा है, तो भाई वो कौन सा फ्लो है, आंख बंद करके नींद में भी पूछूं तो बता देना सर लेमिनार फ्लो है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन, रेनॉल्ड्स नंबर अगर ग्रेटर देन 4000 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा फ्लो हो जाता है, ये आपका फ्रेंड्स, ये आपका हो जाता है टर्ब्यूलेंट फ्लो। ये आपका कैसा हो जाता है, टर्ब्यूलेंट फ्लो। ये आपका कैसा हो जाता है, टर्ब्यूलेंट फ्लो, ठीक है। अब कुछ दोस्त मुझसे पूछ देते हैं कि सर क्या होगा अगर 2000 और 4000 के बीच आ जाए, तो चलो मैं ये भी बता देता हूं। अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका ग्रेटर देन 2000 है और लेस देन 4000 है, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो आपकी वैल्यू आ गई 3500, ठीक है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, तो वहां पर आप बोलेंगे इट इज दी ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो का मतलब ये होता है कि अभी जो फ्लो था वो लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब यहां पर जो फ्लो है अब आपका लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ जा रहा है, तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं। मतलब दैट फ्लो हैज दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो आल्सो, ठीक है। तो ये समझाना मेरे लिए आपको जरूरी था कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर की फ्लूइड के लिए क्या वैल्यू होगी, लेमिनार फ्लो के लिए और टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या क्या वैल्यूज आएगी, जब हम फ्लो थ्रू पाइप्स को डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। तो ये रहा हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट। अब हमारा जो मेन चीज है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि हम लोग जब फ्लो थ्रू पाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम फ्लो थ्रू पाइप्स को पढ़ते हैं, तो फ्लो थ्रू पाइप्स में हम लोग कौन सी चीज को डिस्कस करते हैं, हम हेड लॉस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हेड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। मतलब इन फ्लो थ्रू पाइप्स, इन फ्लो थ्रू पाइप्स, थोड़ा समझिएगा फ्रेंड्स, इन फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है, जो गेट का सिलेबस हमसे पूछता है, गेट में हमसे क्या पूछता है, वी कैलकुलेट दी हेड लॉस, ठीक है। यहां पर हमको हेड लॉस यानी कि HF, ठीक है, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। यहां पर ये चीज डायरेक्टली आपको दी नहीं जाएगी, आपको बाकी सारे पैरामीटर दे दिए जाएंगे और वहां पर आपसे बोला जाएगा कि भाई हेड लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करिए और बताइए, ठीक है। तो चलो भाई, यहां पर जो हमारा हेड लॉस होता है, यहां पर जो हमारा हेड लॉस होता है, हेड लॉस वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। वो कैसा होता है फ्रेंड्स, दो टाइप्स का होता है। चलो ठीक है, पहला जो हमारा टाइप्स का हेड लॉस होता है वो होता है मेरा मेजर हेड लॉस। पहला जो होता है हमारा मेजर हेड लॉस होता है, मेजर हेड लॉस, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, माइनर हेड लॉस, माइनर हेड लॉस, ठीक है। मेजर हेड लॉस और माइनर हेड लॉस में क्या फर्क होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं एकदम बेसिक्स में। देखिए, मेजर हेड लॉस वो हेड लॉस होता है जो जैसे हमारा जब फ्लूइड होता है, जब हमारा पाइप में फ्लो होता है, तो फ्लो के दौरान विस्कोसिटी की वजह से जो फ्रिक्शनल लॉस हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो भी फ्रिक्शनल लॉस हमें बियर करना पड़ता है, मान लीजिए पाइप आपका बहुत लंबा है, ठीक है, पाइप आपका बहुत बड़ा है, तो फ्लो जो हो रहा है वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मैं देख रहा हूं, लेकिन वहां पर क्या होगा, अगर आप बर्नौली इक्वेशन या टोटल हेड की वैल्यू जब आप लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि फ्लो के दौरान बहुत ज्यादा आपका फ्रिक्शनल हेड लॉस हो रहा है, ठीक है। अब वो फ्रिक्शनल हेड लॉस क्यों हो सकता है, वो फ्रिक्शनल हेड लॉस आपका फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो आपका ज्यादा लॉस होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो आपकी फ्लूइड होती है ना, फ्लूइड का जो बीच का सेक्शन होता है, मतलब पाइप का जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट होता है, वहां पर तो फ्लूइड आराम से फ्लो करता है, बट जो उसका पेरीमीटर वाला रीजन होता है, आपका जो पाइप होता है फ्रेंड्स, आपका जो पाइप होता है जिसमें आपका फ्लूइड फ्लो होता है, जिसमें आपका फ्लूइड फ्लो होता है, तो इसका ये वाला जो पेरीमीटर वाला रीजन है ना, यहां पर तो फ्लूइड टकराता है, यहां पर फ्लूइड फ्लो के दौरान क्या होता है फ्रेंड्स, टकराता है ना। तो वहां पर टकराने की वजह से क्या होता है भाई, टकराएगा तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो वहां पर जितना फ्लो इस रीजन वाले फ्लूइड को करना था उतना वो अच्छे से फ्लो हो नहीं पाता, तो वहां पर टर्बुलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। इस रीजन पर भी क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है। मतलब जो आपका पेरीमीटर रीजन है, जो आपका गोल सा रीजन है,
थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका पाइप है, पाइप में फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इस पानी की बात करूं तो सबसे ऊपर वाला जो रीजन है वो क्या है, इसके पेरीमीटर रीजन से दूर है, तो यहां पर अगर मैं फ्लो करूंगा तो ये आसानी से फ्लो होगा। लेकिन जो नीचे वाला रीजन है ना फ्रेंड्स, वहां पर फ्रिक्शन आ रहा होगा, वो वैसे फ्लो नहीं करेगा जैसे ये अपर लेयर ऑफ द फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, चलो पी भी लेता हूं। ओके, सो यहां पर क्या होता है कि ये सब की वजह से भी आपका क्या होता है, लॉस होता है। और ये सारे जो लॉसेस होते हैं ना, ये हम किस में कंसीडर करते हैं, ये हम मेजर लॉसेस में कंसीडर करते हैं। और माइनर लॉसेस क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, माइनर लॉस में क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आपका एक सेक्शन है पाइप का, अब पाइप में फ्लूइड फ्लो होता जा रहा है और अचानक से क्या हो रहा है, मान लीजिए कि आपका पाइप का सेक्शन एनलार्ज हो गया, अचानक से एक दूसरी पाइप को मैंने कनेक्ट किया, उसका एरिया एनलार्ज हो गया, या फिर फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन आ गया, सडन एनलार्जमेंट हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट को हम डील करते हैं वहां पर भी क्या होता है, आपका हेड लॉस होता है। तो वो हम किस में डील करते हैं, वो हम माइनर हेड लॉस में डील करते हैं। ठीक है, मतलब वहां पर भी हमारा हेड लॉस होता है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में कुछ कुछ चेंजेस आ जाती है। ठीक है, आपको पता है भाई कि अगर मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा तो वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज आएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो हमारी चेंज होगी तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत लॉस तो बियर करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी बेसिस पे, तो उसके भी डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बट द मेन थिंग इज दैट कि हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे तो दोनों से पूछे जाते हैं, बट मेजर हेड लॉस को हमको यहां पर फोकस करना है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सबसे मेन इक्वेशन है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, मेजर हेड लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेजर हेड लॉस। तो यहां पर जो हम मेजर हेड लॉस पढ़ेंगे तो यहां पर हमें दो टाइप्स के इक्वेशन को पढ़ना पड़ता है। जो पहला इक्वेशन होता है आपका, वो होता है डार्सी इक्वेशन। ठीक है, डार्सी, DARCYS, डार्सीज इक्वेशन। ठीक है, कोई से डार्सी वेबिच करके बोलते हैं, डार्सी वेबिच इक्वेशन, तो मैं इसे सिंपल डार्सी इक्वेशन कहता हूं। और एक हमारा होता है चेजिस इक्वेशन, एक हमारा क्या होता है, चेजिस इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमें जनरली क्या करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। और इन्हीं दोनों इक्वेशन से अगर मेजर हेड लॉस के क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं दो से आपको क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, डार्सी इक्वेशन को यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है पढ़ाई का, वो है डार्सी इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना देर से बोल रहे हैं, इतने देर से पढ़ा रहे हैं, अब जाके मेन इक्वेशन आया। यस, अब जाके मेन इक्वेशन आया है। ठीक है, अगर मैं तुरंत पढ़ते ही डार्सी इक्वेशन स्टार्ट कर देता तो आप समझते नहीं कि हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं डार्सी इक्वेशन। हम इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर हेड लॉस को कैलकुलेट करेंगे, और वो हेड लॉस की वैल्यू कितनी होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पाइप एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड द फ्लूइड टेकन, जो भी हमारे पैरामीटर है वो सब हम किस में कंसीडर करेंगे, डार्सी इक्वेशन पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो, थोड़ी सी गर्मी है, मैं बीच बीच में ऐसे ऐसे करके पसीना पोंछ रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक पाइप ले ले रहा हूं, मैं यहां पर एक पाइप ले ले रहा हूं। मैं यहां पर एक पाइप ले ले रहा हूं। ठीक है, इस पाइप पर मैं दो सेक्शन ऐसे लगा देता हूं, मैनोमेट्रिक सेक्शन लगा देता हूं, ये रहा। ठीक है, ये कोई भी एक पाइप है, दिस इज अ पाइप, दिस इज अ पाइप। ठीक है, यहां पर ये मैनोमेट्रिक सेक्शन है, ये सेक्शन 1 है आपका, और ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 1 है आपका, ये सेक्शन 2 है। ठीक है, सिंपल पाइप अरेंजमेंट है, सिंपल पाइप अरेंजमेंट है। इसमें आपका कोई भी फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है, और फ्लूइड का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो कैसा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मान लीजिए कि फ्लूइड का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। यहां पर हमने एक मैनोमीटर लगा दिया है, और मैनोमीटर में हमने यहां पर कोई भी एक फ्लूइड ले लिया है, आप वो फ्लूइड मरकरी एज्यूम कर सकते हैं। और हम ये देख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो दोनों पॉइंट्स की जो दूरी है, ये दोनों पॉइंट्स की दूरी कितनी है, L, और मैं मान के चलता हूं दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप, मैं मान के चलता हूं दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक है, यहां पर मैं एक और चीज यहां पर कर देता हूं, यहां पर मैं उसको एकदम पाइप जैसा दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को पूरी फीलिंग आ जाए। ठीक है ना, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फील आना जरूरी है। जब तक पढ़ाई में फील नहीं आता ना, मजा नहीं आता पढ़ने में। ठीक है, चलो फील भी दिला देते हैं आप लोगों को।
ठीक है, तो ये आपका हो गया डायामीटर, ये मैं क्या मान के चल रहा हूं, डी यानी कि डायामीटर ऑफ दी पाइप। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या किया, ये जो मेरा है, ये HF है, यही मेरा क्या है, हेड लॉस है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं हो क्या रहा है। मैंने यहां पर सिंपल सा पाइप लिया, ठीक है, मैंने यहां सिंपल सा पाइप लिया और इस सिंपल से पाइप में मैंने कोई भी एक फ्लूइड को कंसीडर कर लिया, कोई भी फ्लूइड हो सकता है आपका, और वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और फ्लो का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जितना प्रेशर होगा, वो प्रेशर, जितना भी यहां का प्रेशर होगा वो इसके प्रेशर से ज्यादा होगा, तभी तो मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमारा होता है ना फ्रेंड्स। तो यहां पर भाई मेरा ज्यादा प्रेशर है, यहां पर मेरा कम प्रेशर है। तो अगर यहां मेरा ज्यादा प्रेशर है तो वहां पर प्रेशर हेड की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ये मेरा क्या होगा, P1 बाय रो जी। यहां पर मेरा प्रेशर हेड क्या होगा, P1 बाय रो जी होगा, और यहां पर जो मेरा प्रेशर हेड होगा वो क्या होगा, P2 बाय रो जी होगा। ठीक है, अब यहां पर जो फ्लूइड है, फ्लूइड मेरा कैसा है, फ्लूइड मेरा इनकंप्रेसिबल है। चलो फ्लूइड मेरा क्या है, इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, जी की वैल्यू है मेरी 9.81। अब मैंने क्या बोला कि जब भी फ्लूइड आपका फ्लो करता है तो फ्लो के दौरान टर्बुलेंस क्रिएट होने की वजह से जो पेरीमीटर है, ठीक है, जिस पेरीमीटर में आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहां टकराने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से यहां पर क्या होता है, हेड लॉस होता है। और वो हेड लॉस किसमें दिख रहा है हमको, वो हेड लॉस इसके जो ये मरकरी लेवल है उसमें हम ये देख पा रहे हैं, और वो जो हेड लॉस की वैल्यू है वो कितनी है, HF है। ठीक है, चलो अब यहां पर मुझे क्या करना है, इस HF की वैल्यू को ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई मैंने मीटर लगा दिया, कोई मैंने डिवाइस लगा दिया जिसकी वजह से आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेचुरली फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि जो विस्कस फोर्स है जो हो रहा है उसकी वजह से मेरा फ्रिक्शन, जो मेरा प्रेशर हेड लॉस हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, मुझे यहां पर HF की वैल्यू को निकालना है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेरिवेशन जो मैं यहां पर कराना चाहता हूं। अब यहां पर मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, आप सेक्शन 1 2 भी कह सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं, लेट P1 इज इक्वल टू प्रेशर एट सेक्शन 1। ठीक है, प्रेशर एट सेक्शन 1। तो P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर एट सेक्शन 2, प्रेशर एट सेक्शन 2। अब देखिए यहां पर इसका जो डायमीटर है ये थ्रू आउट द पाइप कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि जितना डायमीटर आपका यहां पर है सेक्शन 1 पे है, उतना ही डायमीटर आपका सेक्शन 2 पे है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पाइप। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, अगर यहां पर डायमीटर ऑफ द पाइप सेम है, ठीक है, और फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ द सेक्शन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्शन 2। क्यों कह सकते हैं भाई, क्योंकि डायमीटर आपका बराबर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा आप लोगों का, सेम होगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका सेम होगा तो वहां पर वेलोसिटी की भी वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी की भी वैल्यू सेम होगी। तो V1 इज इक्वल टू V2। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू V2, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों जो सेक्शन है, दोनों पॉइंट्स जो मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। ये मेरा कैसा है, ये मेरा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं Z1 इज इक्वल टू Z2। ठीक है, मैं काम आसान करता जा रहा हूं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर मैं एक टर्म को डिफाइन कर रहा हूं, यहां पर मैं एक टर्म को डिफाइन कर रहा हूं जिसे मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख देता हूं F'। ठीक है, आप लोग भी नोट करते जाइए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो F' को मैं क्या लिख रहा हूं, F' इज इक्वल टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, थोड़ा समझिएगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने एक टर्म ले लिया, यहां पे एक जादुई टर्म ले लिया, आप इसे एक जादुई टर्म कह सकते हैं। ये जादुई टर्म क्या है आपका, यहां पर एक फैक्टर मैं बता रहा हूं, इट इज अ फ्रिक्शन फैक्टर, ये सॉरी F' है। F' की वैल्यू क्या है, इट इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यानी कि टोटल फ्रिक्शनल फोर्स जो इस सेक्शन पर लग रहा है, डिवाइडेड बाय द यूनिट वेटेड एरिया। वेटेड एरिया कौन सा है, इसका ये पेरीमीटर, जो ये आपका एरिया है, जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो ये आपका एरिया इनटू दी वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, मैं एक एक करके समझाऊंगा क्या, अभी आप बस इसको लिख लीजिए, जब मैं इक्वेशन फॉर्म करूंगा ना तो मैं इसका वैल्यू आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू क्या होगा। बस अभी आप ये समझिए कि ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मैंने लिखा है ये एक्चुअली में फोर्स है।
ठीक है, डिवाइडेड बाय द वेटेड एरिया इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी किसका स्क्वायर? फ्लूइड की वेलोसिटी। ठीक है, ये एल जो है, ये एल को मैं बोल देता हूं लेंथ ऑफ द पाइप। ये एल को मैं क्या बोल देता हूं? लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, ठीक है। हालांकि लेंथ ऑफ द पाइप इतना, मैं ये दोनों सेक्शन की दूरी को मैं एल लिख देता हूं और मैं इसको बाद में लिख दूंगा जब मेरे फॉर्मूला में पुट अप हो जाएगा तो लेंथ ऑफ द पाइप में लिख दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कॉपी में बना लो। जब आप इसे कॉपी में बना लोगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो देखिए डायग्राम देख देख के समझिएगा कि मैं डेरिवेशन कैसे करा रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 and 2। ठीक है, अगर मैं इन दो जगहों पे बर्नौली इक्वेशन को लगा रहा हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा H1 इज इक्वल टू H2 प्लस HF। मैं क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा फ्रेंड्स, यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, क्योंकि पाइप के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, ना, देखिए ये बहुत काम आता है। मैंने जो आप लोगों को बताया था ना, बर्नौली इक्वेशन फॉर पाइप, फॉर टरबाइंस, फॉर पंप, तो ये सब बहुत काम आता है फ्रेंड्स। अब इसमें मेरे को दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही लगा देंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका फ्रॉम 1 to 2 है। ठीक है, तो भाई यहां पर हेड ज्यादा होगा, यहां पर हेड कम होगा, अगर मैं हेड लॉस को कंसीडर कर रहा हूं तो अगर यहां का हेड लॉस ज्यादा है, यहां का हेड लॉस कम है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वेट करने के लिए हेड लॉस को कम एनर्जी हेड वाले रीजन से क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आया H1 इज इक्वल टू H2 प्लस HF। तो चलो बर्नौली इक्वेशन लगा देते हैं। क्या लगेगा यहाँ पे, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ठीक है जी, ये हमने लगा दिया। अभी हमने देखा था कि V1 की वैल्यू V2 के बराबर थी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। Z1 Z2 भी बराबर था, तो और सॉरी यहाँ पर HF तो आ ही जाएगा। ठीक है, Z1 Z2 भी यहाँ पर क्या था, बराबर था। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं P1 बाय रो जी इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं P1 माइनस P2 बाय रो जी। ठीक है, मैं इसको यहां पे ला दिया इज इक्वल टू HF। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी HF। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। ओके, चलो अब यहां पर थोड़ा सा समझिए। अभी मैंने यहां पर एक टर्म लिया था, मैंने यहां पर लिया था F डैश। F डैश मैंने क्या लिया था, इट इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं F डैश की वैल्यू को लिखना चाहूं तो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, F, यही मेरा F क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया। वेटेड एरिया अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर आप लोग यहां से इमेजिन नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैं अगेन बॉटल ले लेता हूं। ये मेरा पाइप है और यहां पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड इसके कौन से एरिया को वेट करेगा, यानी गीला करेगा, इसके सरकमफेरेंस वाले एरिया को। आप समझ रहे हैं ना, फ्लूइड यहां से लेकर यहां तक फ्लो हो रहा है, ये ढक्कन का है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो बता रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड जब आपका यहां से यहां फ्लो हो रहा है तो यहां पर जो ये वाला रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन है, यही रीजन तो आपका फ्लूइड वेट कर रहा है ना, मतलब गीला कर रहा है। वेटेड एरिया मतलब वो रीजन जिसे फ्लूइड गीला कर रहा है, तो इसके कर्व सरफेस एरिया को ही तो गीला कर रहा है। और ये कैसा है, इसे हम सिलिंड्रिकल जैसा मान सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका F डैश इज इक्वल टू F अपॉन पाई DL इनटू V का स्क्वायर। यही को मैं, इसी को मैंने क्या लिख दिया था, वर्ड्स में लिख दिया था। आप चाहते तो इसको क्या कर सकते थे, फॉर्मूला में लिख सकते थे, बट यहां पर हमने एक टर्म को एज्यूम किया था कि F डैश कोई चीज है, ठीक है, कोई एक फैक्टर है, और ये क्या, ये एक कांस्टेंट वैल्यू, और ये क्या होती है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पाई DL इनटू V स्क्वायर। और ये जो F है, यही मेरे क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। दिस इज अ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स, दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स। और अगर ये एक फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। ठीक है जी, तो यहां पर अगर मैं F की वैल्यू लिखूं तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F डैश पाई DL इंटू V स्क्वायर।
लो जी, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा समझिए, यहां पर ये जो फोर्स आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, कब आ रहा है? जब आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जब आपका क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 में फ्लो हो रहा है, यानी कि फ्लूइड आपका कहां से फ्लो हो रहा है? 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, और किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि प्रेशर फोर्स एट पॉइंट 1, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं प्रेशर फोर्स। ठीक है, मैंने आपको लिखा था ना, प्रेशर एट पॉइंट 1 इज P1, प्रेशर एट पॉइंट 2 इज P2। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 1, इसको मैं क्या लिखूंगा? P1A1। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि प्रेशर फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। उसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूं? प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? P2 इंटू A2। ठीक है, लिख सकता हूं ना मैं? सेक्शन 1 में लिख सकता हूं P1A1, सेक्शन 2 को मैं लिख सकता हूं P2A2। मतलब यहां पर मेरा फोर्स लग रहा है, 1 पे लग रहा है P1A1, 2 पे लग रहा है P2A2, और इसी बीच में हमारे पास एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी आ रहा है, और वो क्या आ रहा है? वो हमारे पास आ रहा है F, और ये किस में होगा? न्यूटन में। ठीक है, P1A1 P2A2 भी किस में होगा? न्यूटन में। ओके, सो अगर मैं इस पाइप के लिए इक्वेशन लिखना चाहूं, पाइप का डायग्राम है आपके पास, पाइप में ध्यान से देखिए, पाइप में मैं क्या लिखना चाहूंगा? प्रेशर फोर्स, समझिएगा, प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 1 माइनस प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 2, ये किसके बराबर होगा? यही मेरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ फोर्स एक्ट कर रहा था, इसी फोर्सेस की वजह से फ्लूइड मेरा फ्लो हो रहा था। तो अगर एक सेक्शन का फोर्स को मैं दूसरे सेक्शन के फोर्स से घटाऊंगा, तो जो मेरा वेस्टेज आ रहा है, वो वेस्टेज क्या है? ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ही तो है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा P1A1 माइनस P2A2 इज इक्वल टू क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स F। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख दिया? P1A1 माइनस P2A2 इज इक्वल टू F डैश पाई DL इंटू V स्क्वायर। अभी F की वैल्यू हमने यही लिखी थी, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू F डैश पाई DL V स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एरिया। इसको मैं क्या कर दे रहा हूं फ्रेंड्स? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूं। तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ गई। हमारे पास क्या आ गई? दो इक्वेशन निकल के आ गई। कौन कौन सी दो इक्वेशन निकल के आ गई? हमारे पास जो दो इक्वेशन निकल के आ गई वो है हमारे पास P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी HF, ये हमारा पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या निकल के आया? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू F डैश पाई DL V स्क्वायर अपॉन एरिया। ठीक है, ये मेरा निकल के आ गया। ओके, सो यहां से इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं? रो जी HF इज इक्वल टू F डैश पाई DL V स्क्वायर अपॉन एरिया। इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं यहां से। तो मेरा कुल मिला के जो इतना तामझाम मैं कर रहा था, ये तामझाम मैं इस इक्वेशन को पाने के लिए कर रहा था। ठीक है, अब सोचिए मैंने क्या क्या एज्यूम किया, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिया मैंने। एक दो लेक्चर लगेगा आपको, इस लेक्चर को हो सकता है दोबारा देखना पड़े प्रॉपरली समझने के लिए। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो गधा था, मेरे को तो 3-4 बार लग गया था। आप लोग तो स्मार्ट हैं, आप लोग को 2 बार में समझ में पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं HF को क्या लिख सकता हूं? HF को मैं लिख सकता हूं, इसी HF की वैल्यू निकालनी थी, F डैश पाई DL V स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू रो जी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको एक सर्कुलर सेक्शन की बात करूं तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर ही होता है ना। ये मेरा क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। ये मेरा क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप होता है। यही मेरा क्या होता है? क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। तो अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप होता है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई r होता है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? पाई d लिख सकता हूं। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई बाय 4 d स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेरा पाई डी है, यही मेरा क्या है? पेरीमीटर ही तो है। तो यहां पर मैं HF को क्या लिख सकता हूं? HF को मैं लिख सकता हूं F डैश बाय रो जी इंटू पेरीमीटर अपॉन एरिया इंटू LV स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं।
ये मेरा कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने बस इसको अलग अलग करके लिख दिया है। मैंने बस क्या किया है, इसको अलग अलग करके लिख दिया है। अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं पेरीमीटर अपॉन एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूं, अगर मैं पेरीमीटर अपॉन एरिया की वैल्यू को, ठीक है, तो पी बाय ए क्या होगा, पाई डी अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो डी से डी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 4 बाय डी, जहां पे डी क्या होगा आपका डायमीटर ऑफ द पाइप। ये क्या होगा, डायमीटर ऑफ पाइप। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो आप इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। इस वैल्यू को आप क्या करो, यहां पर पुट कर दो। आई नो थोड़ा हेक्टिक है, आई नो थोड़ा हेक्टिक है, बट करना पड़ेगा, क्या करें, है सिलेबस में। ठीक है, तो HF की वैल्यू क्या हो गई, HF की वैल्यू होगी एफ डैश बाय रो जी इंटू 4 बाय डी इंटू एल वी स्क्वायर आई। अब यहां पर जो हमारे पास एफ डैश बाय रो जी होता है, ये हमारा एफ बाय 2g होता है। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। अब आप बोलेंगे सर क्यों होता है, तो भाई समझ लो होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, मैं जो आप लोगों को एफ डैश भी ले रहा था ना फ्रेंड्स, की एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी स्क्वायर, ये सारी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। ठीक है, अब है तो है, अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर एफ डैश बाय रो जी एफ अपॉन 2g होता है, जहां पर ये एफ जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब मैं इस वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूंगा, इसकी जगह पुट कर दूंगा। तो HF की जगह मैं क्या पुट कर दिया, HF आ गया F बाय 2g इंटू 4 बाय डी इंटू एल वी स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के लिए आ जाती है, वो क्या आ जाती है 4FLV स्क्वायर अपॉन 2gd। या फिर आप क्या करो, इसको कैपिटल ले लो। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, यही मेरे हेड लॉस की वैल्यू आ गई, जो हम किसके लिए निकाल रहे थे, पाइप्स के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। दिस इज द मेन इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डार्सी इक्वेशन। ठीक है, मतलब डार्सी सर ने ये सब किया होगा, महान वैज्ञानिक डार्सी होंगे। ठीक है, कोई फिजिशियन ही होंगे, क्योंकि फिजिशियन ही है सब पागलों वाला काम करते हैं। ठीक है, इन्वेंशन इन लोग करते हैं, परेशान इंजीनियर होते हैं। लेकिन अच्छी बात है, नहीं करते तो आज आपके घरों तक पानी नहीं आता फ्रेंड्स। आज भले आप इसको ये फॉर्मूला देख के, डेरिवेशन देख के गाली दे दें, बट सिविल वाले जो आप लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उसमें वाटर डिमांड एंड वाटर सप्लाई के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, वो सब कुछ नहीं होता अगर ये सब उन्होंने डिस्कवर ना किया होता तो, है ना। होता भी तो बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान सब सोच समझ के कराता है। तो नाइस, अच्छी बात है। तो HF की जो वैल्यू आ गई वो 4FLV स्क्वायर अपॉन 2gd। तो ये क्या होता है, मेरा मेजर हेड लॉस डार्सी इक्वेशन की वैल्यू होती है। ठीक है, यहां पर मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जो आपका P होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। ठीक है, यही मेरा होता है, किसकी वैल्यू होती है, ये पेरीमीटर की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाय डी। और यहां पर जो एरिया होता है, ये एरिया कौन सा होता है फ्रेंड्स, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का। ठीक है, एक टॉपिक होता है यहां पर, उसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। जो आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन द पेरीमीटर ऑफ द पाइप, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय द पेरीमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है आपका, पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है। और जो आपका पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, पाई इंटू डी होता है। तो यहां पर जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है उसकी जो वैल्यू होती है फॉर द पाइप इज डी बाय 4। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में हाइड्रोलिक रेडियस भी कहते हैं, इसे हम दूसरे भाषा में हाइड्रोलिक रेडियस भी कहते हैं। अब देखिए, एक बात आप लोग थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, वो ये है कि
जैसे इंपैक्ट ऑफ जेट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इंपैक्ट ऑफ जेट सिविल वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो मैकेनिकल वालों को बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सारा टॉपिक मैकेनिकल वालों के लिए तो है इंपॉर्टेंट, सिविल वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिविल में अगर आपका फ्लो थ्रू पाइप से क्वेश्चन आएगा तो डार्सी इक्वेशन, आपका चेजिस इक्वेशन, ये सब आपसे डेफिनेटली पूछेगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया, या फिर इसे हम हाइड्रोलिक रेडियस होता है। तो हमेशा याद रखना, पाइप के लिए आपका जो हाइड्रोलिक रेडियस होता है वो हमेशा d/4 के ही बराबर होता है। तो चाहो तो इसे रट लो, चाहो तो इसे समझ लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू d/4। अब यहां पर हमने डार्सी इक्वेशन क्या पढ़ा था, डार्सी इक्वेशन हमने पढ़ा था, डार्सी इक्वेशन ये हमने क्या पढ़ा, 4FLV²/2GD। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं FLV²/2GM। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि d/4 आपका m होता है, तो 4/d क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4FLV²/2GM। ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा डार्सी इक्वेशन ही होगा, जहां पे m क्या हो जाएगा, m आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो जाएगा। बट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का जो काम होता है फ्रेंड्स, वो इतना ज्यादा इसमें नहीं होता है। जो मेन इसका काम होता है वो होता है आपके चेजिस इक्वेशन में। क्या होता है आपका, चेजिस इक्वेशन। तो दूसरा टाइप का जो मेजर लॉस हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, चेजिस इक्वेशन। चेजिस इक्वेशन, ठीक है, चेजिस इक्वेशन। चलो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये बहुत ही छोटा है, अभी इसको मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं इसी में पढ़ा के खत्म कर देता हूं, एकदम छोटा सा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, चेजिस इक्वेशन। चेजिस इक्वेशन जो होता है आपका, ठीक है, उसका मेन फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं। चेजिस इक्वेशन होता है V = C√mi। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका इक्वेशन होता है। ठीक है, ये आपका चेजिस इक्वेशन होता है। जहां पर जो V होता है, V आपका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है। ठीक है, अब ये C क्या होता है, M तो आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, अभी हमने पढ़ा M क्या होता है आपका, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ये आपका क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ओके, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, कि जो HF की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, F'/ρg इंटू पेरीमीटर अपॉन एरिया इंटू L इंटू V²। यही हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं HF की वैल्यू को लिखूं तो HF की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, F'/ρg, ठीक है, इंटू 1/m, क्योंकि जो मीन डेप्थ होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये क्या होता है, एरिया अपॉन पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। तो इसी वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दिया, तो F'/ρg इंटू 1/m इंटू L इंटू V²। ठीक है, तो यहां से मैं V² की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं V² की वैल्यू को लिख सकता हूं HF इंटू ρg इंटू m अपॉन F', ठीक है, F' इंटू क्या क्या आपका आ जाएगा, ρg आपका ऊपर चले गया, m भी ऊपर चला गया, यहां पर आ जाएगा L। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पुट हो जाएगा इक्वेशन। अब यहां पर इसको भी मैं थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूं, तो V² आपका क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा HF/L इंटू ρg/F' इंटू m। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर जो V की वैल्यू होगी, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट HF/L इंटू ρg/F' इंटू ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं V = अंडर रूट ρg/F', ठीक है, इंटू अंडर रूट, ये मैं क्या लिख सकता हूं, HF/L इंटू m। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, मैंने बस गणित लगा दिया यार, इसमें मैंने कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, मैंने बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा दिया। अब यहां पर ये जो मेरा ρg/F' होता है, अंडर रूट ρg/F', यही मेरा किसका वैल्यू होता है, यही मेरा चेजिस कांस्टेंट C का वैल्यू होता है, चेजिस कांस्टेंट C का वैल्यू होता है। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम चेजिस कांस्टेंट C कहते हैं, जो मैंने ऊपर यहां पर लिखा है,
ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये सी का वैल्यू ही क्या होता है, यही सी का वैल्यू होता है अंडर रूट रो जी बाय एफ डैश। ठीक है, एम आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस होता है या फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, और ये जो एच एफ अपॉन आई होता है ये एच एफ अपॉन एल होता है, इसी को हम आई कहते हैं। और इसको आप क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय द यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक है, तो आपके पास टोटल आज मैंने क्या पढ़ाया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का डेरिवेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ लेमिनार फ्लो पढ़ाया, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ टर्बुलेंट फ्लो पढ़ाया, मैंने सिखाया कि रेनॉल्ड्स नंबर की कौन सी वैल्यू के लिए फ्लो आपका लेमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा। उसके बाद मैंने डार्सी इक्वेशन बताया, उसको डिराइव कराया, और चेजी इक्वेशन बता के भी मैंने उसको डिराइव कराया। तो ये सारी रिलेशंस आप लोगों को ध्यान रखना है। आपका जो मेजर लॉसेस इन द पाइप को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बस यही दो फॉर्मूला को रखना है, कौन सा, डार्सी इक्वेशन और चेजीज इक्वेशन। अब आप लोग बिलीव करिए, मैंने जब एफएम पढ़ा तो एफएम के सारे रिलेशन का डेरिवेटिव मैंने याद किया है, बट जहां पर मुझे लगता है कि नहीं आपके लिए कोई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो ही मैं उसको कराता हूं, वरना मैं नहीं कराता, क्योंकि अगर मैं सारे डेरिवेशन कराने लग जाऊंगा तो महीना कम पड़ जाएगा, एफएम खत्म नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद फ्लो थ्रू पाइप्स, अभी 2 लेक्चर लगेंगे मुझे कंप्लीट कराने में, तो फ्लो थ्रू पाइप्स के बाद हम आपके बाउंड्री लेयर थ्योरी पे आएंगे, और उसके बाद लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे, उसके बाद टर्बाइंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ता का समय मुझे चाहिए ताकि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकूं, बट उसके बाद एफएम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब बस आप क्वेश्चंस बनाइएगा। ओके, तो चलिए फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को दिखाओ, उनको भी बोलो कि वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एकदम टेलीग्राम चैनल को बेस्ट बनाना है। ठीक है, जो बाकी ब्रांच का है उसमें 2000 मेंबर्स हैं, सोचिए 1,60,000 लोगों में 2000 लोग ही हैं बस मेन टेलीग्राम चैनल में, और हमारी तो शुरुआत है, फिर भी हम 250 लोग हैं। तो सोचिए अगर हम मेहनत करें तो टेलीग्राम चैनल में, मेरा ऐसा दिली इच्छा है कि हम 500,000 मेंबर्स बने, और काफी हम इतने अगर उनमें से अगर 50 लोग भी इज्जत से पढ़ लिए तो रैंक क्यों नहीं आएगा, गेट में आ जाएगा। अभी का तो मैं 100% जिम्मेदारी नहीं ले रहा, क्योंकि मैं सिर्फ 1 ही 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। जब हम फुल फ्लेज्ड कोर्स स्टार्ट करेंगे तो फिर देखना हम गेट की प्रिपरेशन कैसे कराएंगे। एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी पढ़ाने की। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में माइनर लॉसेस को कंसीडर करेंगे, माइनर लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका फ्लो इन सीरीज एंड पैरेलल पाइप्स का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, सब अपन पढ़ने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।